मर्लिन 7 डीमन किंग में से सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड है, लेकिन एक दिक्कत थी। हालांकि वो आसानी से एक ही बार में किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उस पर एक श्राप था। उसको जिंदा रहने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को हराना पड़ता था। दुनिया में ब्राइट कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस डार्क कॉन्टिनेंट के डीमंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से कई सालों से जंग चली आ रही है, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सातों डीमन किंग्स अपने अपने कैसल की रक्षा कर रहे हैं। इन सब डीमन किंग्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक और भयंकर है मर्लिन, लेकिन फिलहाल वो अभी एक रिपोर्ट तैयार करने में परेशान है, क्योंकि कैसल के बाहर एक बड़ी जंग चल रही है। ह्यूमंस ने एक और बड़ा हमला कर दिया है और इस बार मर्लिन की छोटी बहन लिलिथ डीमन सेना की अगुवाई कर रही है। रक्षा के लिए लिलिथ अपने चार्म मैजिक का यूज करके ह्यूमन सोल्डर को एक दूसरे पर हमला करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन एक नाइट ऐसा होता है जो कि इस जादू का शिकार नहीं होता और सीधा लिलिथ पर हमला करने के लिए उछल पड़ता है। लेकिन डीमन जनरल लिलिथ तुरंत उसका वार रोक के उसका हेलमेट तोड़ देती है। जैसे ही वो हेलमेट टूटता है, अंदर से लंबे सफेद बाल बहकर निकलता है, जो ये दिखाता है कि ये एलिस है, जो 33 नंबर हीरो है। एलिस लिलिथ पर एक जोर का वार करती है, जो उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। इसी के साथ जो सोल्डर्स चार्म मैजिक का शिकार थे, उनके अंदर से मैजिक का जादू खत्म हो जाता है। पता चलता है कि एलिस पर चार्म मैजिक का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक औरत है। लिलिथ और एलिस के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लिलिथ को थोड़ी निराशा होती है कि एलिस सिर्फ एक हाई लेवल रैंक तक ही ताकतवर है, लेकिन एलिस अपनी ताकत दिखाने के लिए आइस मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप का कॉम्बिनेशन यूज करती है, जिससे वो लिलिथ को नीचे दबा देती है। एलिस सील मैजिक का यूज करके डीमन जनरल लिलिथ को रोक देती है और ह्यूमंस के कैप्टन की जीत अनाउंस कर देती है। और ये सब सुन के मर्लिन, जो कैसल के अंदर है, वो ह्यूमंस के जीत की चीयर सुनकर गुस्से से भड़क उठता है। फिर आर्मी के प्रीस्ट से कुछ मांगती है सबसे पहले डीमन लॉर्ड के कैस्टल पर हमला करने का आदेश, लेकिन वो प्रीस्ट उसे रोक देता है और फिर व्हाइट वाले का राज खोलता है कि ये एक यूनिक हथियार है जो सबसे हाई लेवल नॉलेज और रियासत की एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बना है। जब उसके लोग वहाँ पर गाना गा रहे होते हैं, तब प्रीस्ट जोश में आकर चिल्ला के कहता है कि ये वेपन सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन एलिस इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका सोचना था कि उन्हें सिर्फ डीमन लॉर्ड को हराना है, बिना किसी फालतू की तबाही के। लेकिन क्लैरिस का मानना है कि सभी डीमंस बुरे होते हैं। वो भावनाओं में बह जाता है जब उसे याद आता है कि मर्लिन ने पिछले जंग में उसकी बेइज्जती की थी। तब वो एकलौता जीता था, लेकिन जब वो वापस गया तब ऐसा दिखाया कि उसने शानदार लड़ाई की हो। इसी वजह से उसे चर्च में ऊंचा पद मिला। फिर वो व्हाइट वाले चेयर की ऑरा को खींच लेता है, ताकि जिससे वो एक शक्तिशाली ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन हमारा मर्लिन आगे आकर इसे आसानी से रोक लेता है। और फिर वो बैटलफील्ड में उतरता है और एलिस नोटिस करती है कि वो काफी अट्रैक्टिव है। लिलिथ तुरंत अपने भाई को गले लगा लेती है जैसे ही वो उसे आज़ाद करता है। वो शिकायत करती है कि ह्यूमंस ने उसके साथ बदतमीजी की। एलिस किसी तरह से मर्लिन के पैर के नीचे से बचकर निकलती है और अपने आप को किंगडम के हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे बीच में ही टोक देता है और एक ही सेकंड में बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है। उसका पॉप आइडल जैसा लुक एलिस को एक सेकंड के लिए स्टन कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मर्लिन उसे एक हल्का सा फ्लिक देता है, जो कि उसे दूर उड़ा देता है। फिर मर्लिन ह्यूमन आर्मी पर एक नज़र डालता है और उन्हें इतना लायक भी नहीं समझता कि वो अपनी तलवार निकाले, लेकिन व्हाइट वाले ने उसका ध्यान खींच लिया। हमें पता चलता है कि मर्लिन एक अजीब श्राप के साथ पैदा हुआ था। उसकी लाइफ फोर्स बहुत तेजी से गिरती है, इसलिए उसको हमेशा सेंट रैंक या उससे ऊपर के रैंक के दुश्मनों को मारना पड़ता है ताकि वो जिंदा रहे। जितना ज्यादा ताकतवर उसका दुश्मन, उतनी ज्यादा देर तक उसकी जिंदगी बढ़ती है। वो सोचता है कि वो अगर व्हाइट वाले को काट दे तो उसका श्राप 2 दिन तक शांत रहेगा। और साथ ही उसको हेड प्रीस्ट की बेइज्जती याद आती है, जब पिछली मुलाकात में उसने जान की भीख मांगी थी। जब ये सच सभी आर्मी के सामने आता है तो सभी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं।
और बुढ़ा प्रिस्ट घबरा जाता है। प्रिस्ट सबको झुठलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर से टपकता हुआ पसीना ये बता देता है कि वो झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर वो अपनी सूझबूझ खो बैठता है और व्हाइट वाले की मैक्सिमम पावर को अनलिस्ट करता है। प्रोसेस में पूरे सोल्जर की लाइफ फोर्स खींच ली जाती है। पावर का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इस बार मर्लिन को भी अपनी तलवार निकालनी पड़ती है। जिस पल व्हाइट व्हेल अपना ब्लास्ट फायर करने वाला होता है, उससे पहले ही मर्लिन एक बार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। व्हाइट व्हेल फट जाता है और उसके टुकड़े हेड प्रीस्ट के ऊपर गिरने लगते हैं। इस हाल में हेड प्रीस्ट तुरंत अपनी हार मानता है और शर्मनाक तरीके से फिर से अपनी जान की भीख मांगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एलेक्स की तरफ इशारा करके कहता है कि असली दुश्मन यही है। लेकिन उसी वक्त मर्लिन के रिपोर्ट सबमिट करने का डेडलाइन का घंटी बजता है। सुनकर वो सीधा कैसल की तरफ भागना शुरू करता है, मगर रास्ते में रुककर एक ही तलवार के स्लैश में पूरी ह्यूमन आर्मी को काट देता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। लिलिथ बोर हो जाती है और शिकायत करती है कि भाई ने फिर से अकेले सबको हरा दिया। बीच मर्लिन एल्डर से मिलने जाता है अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि पूरे क्वार्टर में कभी पैसा नहीं कमाया। समझाने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस के अटैक हैंडल करने में वो इतना बिजी हो गया था, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका। एल्डर्स नहीं मानते। वो बताते हैं कि दूसरे डीमन लॉर्ड्स कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो इतिहास का सबसे बेकार डीमन लॉर्ड है। सुनकर मर्लिन गुस्से से फटने वाला होता है। वो एल्डर्स को आंधा कहकर चिल्लाता है और कहता है कि सबसे ज़्यादा अटैक उसी पर होते हैं और उसने देश के लिए सबसे ज़्यादा एनिमीज को ख़त्म कर दिया है। गुस्से में आकर धमकी देता है कि वो रिजाइन कर देगा क्योंकि उसका मानना है कि वो इनविंसिबल है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन एल्डर्स उसका ब्लूफ पकड़ लेते हैं और तुरंत उसके द्वारा किए गए सारे नुकसानों की लिस्ट निकालते हैं और एल्डर्स कहने लगते हैं कि जो नुकसान है वो टोटल 66 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और कहने लगते हैं कि एल्डर्स मर्लिन के हर बैटल का टोटल नुकसान गिनते हैं जो कि 66 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। और ये सुन के हमारा मर्लिन एक जोरदार झटके भरा चीख मारता है और दूसरी तरफ एलिस एक लौती सर्वाइवर होती है जो डीमन लॉर्ड के अटैक से बची होती है, खत्म होती है और लिलिथ अपने भाई को कैसल से निकालने की कोशिश करते हुए देख लेती है। मर्लिन अपने बैग के साथ चुपके से निकलने की कोशिश करता है और लिलिथ को झूठ बोलता है कि ये डीमन वर्ल्ड उसके लिए छोटा पड़ गया है। वो कहता है कि उसके ताकत के लिए अब यहाँ पर और कोई नहीं बचा, इसलिए उसे नई दुनिया को एक्सप्लोर करना है। लेकिन लिलिथ उसके झूठ को तुरंत पकड़ लेती है और वो साफ कह देती है कि उसे पता है कि उसके भाई को फायर कर दिया गया है, उसे निकाल दिया गया है। फिर अपने कर्ज का बहाना बनाता है। लिलिथ अब उसके नाटक से इम्प्रेस नहीं होती। ऐसे उसे पता चलता है कि उसके भाई को अगर रहना है तो उसे 66 ट्रिलियन का खर्चाना भरना पड़ेगा। ये सुनकर उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो मर्लिन को बाय बाय कर कर अपनी हाथ हिलाती है और ये उम्मीद करती है कि वो पैसा जोड़कर वापस आ सके किसी दिन। चाहे मर्लिन दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन हो, लेकिन लिलिथ उसे एक सीधा साधा बेवकूफ समझती है। यकीन होता है कि बाहर की दुनिया की कठिनाई उसे रुलाएगी और वो वहाँ पर रोता हुआ लटक जाएगा। तो बैटलफील्ड का सर्वे करने निकलती है। इसी वक्त एलिस होश में आती है और किसी तरह घिसक कर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है। वो सोचती है वो कितना लकी है कि वो जिंदा है और मर्लिन कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी उसे लिलिथ की आहट सुनाई देती है। जल्दबाजी में एलिस मरने का नाटक करती है ताकि डीमन जर्नल उस पर ध्यान ना दे। लिलिथ एलिस के शरीर का जायजा करती है और उसे अपने कलेक्शन में रखने का फैसला करती है। वो एलिस का आर्मर उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो काफ़ी भारी लगता है। तभी एलिस अपने स्क्वाड को समन करके एलिस का सिर काटने का फैसला करती है, पर एलिस तुरंत बच निकलती है। ये देखकर लिलिथ खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक नया गेम खेलने का मौका मिलता है। लिलिथ गुस्से में एक्सेप्ट करती है कि एलिस ने उसकी इज्जत उसके भाई के सामने खराब कर दी थी, इसीलिए अब वो उसे चेस करने का मज़ेदार गेम खेलेगी।
वो अपने फेमिलियर समन करती है जो एलिस का पीछा करते हैं, और दूसरी तरफ मर्लिन डीमन कॉन्टिनेंट के समुद्र तट पर पहुंचता है। उसे उम्मीद होता है कि उसे वहां पर वो शिप मिलेगा जिससे ह्यूमंस यहाँ पर आए हैं, लेकिन सभी शिप्स तबाह हो चुकी होती है क्योंकि जब उसने आर्मी डिस्ट्रॉय की थी तब साथ में शिप्स भी डूब गई थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि डीमंस तैर नहीं सकते क्योंकि वो पानी में डूब जाते हैं। जैसे ही मर्लिन समुद्र के पास पहुंचता है उसे एक छोटी सी बोट मिलती है। वो खुद अकेला समुद्र पार करने में हिचकिचाता है। तभी एक जबरदस्त आइडिया उसके दिमाग में आता है। उसकी नज़र एलिस पर पड़ती है जो कि लिलिथ के जानवरों से अपनी जान बचा रही होती है। मर्लिन अपने मैजिक से क्रिएचर का बैलेंस बिगाड़ देता है जिस वजह से एलिस को थोड़ा वक्त मिल जाता है। इस वक्त एलिस एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर उसके मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि इस माउंटेन के बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा, पर एलिस अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा करती थी। 10 साल सख्त ट्रेनिंग के बाद उसे यकीन था कि इस दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसका सपना था दुनिया घूमना और अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलना, पर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब होगा। एलिस फ्लैशबैक से बाहर आती है और सोचती है कि काश उसने अपनी मास्टर की बात सुनी होती। वो एक जगह छुपने में सफल हो जाती है जिससे उसे एक जानलेवा एम्बुश लॉन्च करने का मौका मिलता है। एलिस एक क्रिएचर को गिरा देती है पर उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि बचे हुए मॉन्स्टर्स शेप बदलकर एक और बड़ा फॉर्म ले लेते हैं और उसे दबा देता है। लेकिन मर्लिन उसे बचाने के लिए सिर्फ एक शब्द बोलता है कि बैठ जाओ, और वो जानवर तुरंत उसका हुक्म मान लेता है। वो एक क्यूट जानवर में बदल जाता है जो उसके हुक्म का पालन करने लगता है। मर्लिन उस जानवर से कह देता है कि जाकर लिलिथ को बता दो कि एलिस अब उसके गुलाम है। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसकी जान बचा चुका है। चीखती है, चिल्लाती है, पर मर्लिन उसे सीधा उठाकर बोट पर डाल देता है और उसे बोट चलाने वाला बना देता है। थोड़ी देर बाद एलिस अपने इमेजिनेशन में खो जाती है जिसमें वो एक हारा हुआ रोया धोया मर्लिन देखती है जो उससे माफी की भीख मांग रहा होता है। उसके इमेजिनेशन में वो अपने सपनों के राजकुमार की बाहों में भागता हुआ गिरती है, लेकिन असलियत में वो बस चप्पू को टाइट पकड़कर एक स्टूपिड एक्सप्रेशन के साथ बैठी होती है। मर्लिन उसे ऐसे और एक सेकंड भी नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे थोड़ा पानी डाल देता है, उसे ध्यान देने के लिए कह देता है, लेकिन मजबूरन वापस से चप्पू चलाना शुरू कर देती है। लेकिन वो साफ कह देती है कि यह सिर्फ टेम्परेरी है। जैसे ही वो ब्राइट कॉन्टिनेंट पहुंचेगी वो अपनी तलवार से मर्लिन को गिरा देगी, लेकिन तब तक वो अपना पूरा गुस्सा निकालने के लिए बोट को पूरी ताकत से रॉ करती है। इसी बीच एलिस ऑब्जर्व करती है कि कितना भी तूफान आए, कितना भी बोट हिल जाए, पर मर्लिन एकदम अपनी जगह पर परफेक्टली बैलेंस खड़ा रहता है। एलिस का मर्लिन के लिए रिस्पेक्ट तुरंत गायब हो जाता है जब वो देखती है कि मर्लिन एक बीम से अपने पैर जकड़कर अपनी जान बचा रहा है। बीम इतनी जोर से दब रही है कि वो अब क्रैक होने लगी है। जैसे जैसे शाम होती है एलिस थक जाती है, पर उसकी सेंसेस तभी एकदम से जाग जाती है जब उसे ग्रिल्ड फिश की खुशबू महसूस होती है। मर्लिन अपने खाने में परफेक्टली सीजन कर रहा होता है और वो एलिस को स्लो होने के लिए डांटता भी है। एलिस उसकी बकवास सुन सुनकर परेशान हो जाती है और फाइनली चप्पू फेंक देती है, ये कहकर कि मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। कहती है कि अगर उसे समुद्र में डूबना भी पड़े तो चलेगा, पर अब वो एक भी और बेइज्जती नहीं सहेगी। भी मर्लिन एक मस्का मारने वाला बात करता है। अब वो बोलता है अगर तुम थोड़ा और मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें भी थोड़ा मछली मिल सकता है। एलिस पहले थोड़ा रेसिस्ट करती है क्योंकि अभी भी थोड़ी उसकी इज्जत बची होती है, लेकिन फिर उसका पेट सीटी मारता है जैसे कि वो कहना चाहता हो कि मुझे खाना चाहिए, और वो तुरंत हार मान लेती है। साथ अपने आप एक स्क्विरल उठा लेता है। वो मछली का मजा उठा रही होती है और साथ ही साथ अपने इज्जत का भी आंसू बहा रही होती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है कि एक शैतान डीमन लॉर्ड इतना जबरदस्त मछली ग्रिल कर सकता है।
पर उनके शांति के पल जल्दी खत्म हो जाते हैं क्योंकि जब अचानक समुद्र के आसपास बहुत सारे शार्क आ जाता है। एलिस तुरंत से अलर्ट हो जाती है और सोचती है कि ये सारे शार्क ग्रिल्ड फिश के खुशबू से अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शार्क सिर्फ उन्हें ग्रिल करने आए हैं, जैसे मर्लिन ने उनके भाई को ग्रिल किया था। एलिस तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है, पर मर्लिन एकदम चिल रहता है। उसके खाने पर एक शार्क आगे बढ़कर हमला करने ही वाला होता है, पर जैसे ही उसकी नज़र मर्लिन पर पड़ती है वो चुपचाप से पानी में वापस चला जाता है। शार्क्स भी एक सेकंड सोचते हैं, फिर सीधा अपने दोस्त के पीछे वहां से भाग जाते हैं। एलिस श्योर होती है कि जरूर उनके आसपास और भी कोई समुद्री राक्षस हो सकता है जो शायद इनसे भी बड़ा होगा। वो एक और सीक्रेट रिवील करती है कि किंगडम के लोग अपने जहाज़ों पर ड्रैगन्स के बॉडी का लेप लगाते हैं ताकि समुद्र के मॉन्स्टर्स उनसे दूर रहे। अब तक वो ड्रैगन का बॉडी गायब हो चुका है जो ये यूज करते थे। इस वजह से ड्रैगन की बॉडी की कीमत अब सोने से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये बात सुनकर मर्लिन के दिमाग में तुरंत पैसा घूम जाता है और वो एक स्पेशल क्रिस्टल निकालता है जो कि प्रोबेबली बताता है कि उसके पास एक पकड़ा गया ड्रैगन है। एलिस की आंखें फट जाती है क्योंकि ये वही मिसिंग ड्रैगन है जिसका बॉडी के लिए किंगडम के लोग डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। मर्लिन एक्साइटेडली क्रिस्टल को हक करता है क्योंकि अब वो एक राजा की तरह अमीर बनने वाला है। लेकिन तभी उसके हाथ से क्रिस्टल फिस करके समुद्र में गिर जाता है। और बड़ी दिक्कत ये है कि उस ड्रैगन का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब तक उसके पास वैलिड था जब तक वो क्रिस्टल उसके पास था। अब वो ड्रैगन समन नहीं कर सकता। एलिस का दिमाग घूम जाता है और वो ये सोच भी नहीं सकती कि एक डीमन लॉर्ड इतनी बड़ी गलती कर सकता है। लेकिन उनकी टेंशन तब बढ़ जाती है जब वो महसूस करते हैं कि समुद्र की एनर्जी बदल गई है। कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। प्रेडिटर उनकी तरफ बढ़ रहा है। एलिस पैनिक करने लगती है जब उसे अपनी बोट के नीचे एक शैडो सा दिखाई देता है। जैसे ही सी मॉन्स्टर सरफेस पे आता है करंट्स और भी ज्यादा वायलेट हो जाता है। मर्लिन भी रिवील करता है कि वो तैर नहीं सकता। जो भी डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़ेगी, लेकिन उसके अटैक सिर्फ मॉन्स्टर को इरिटेट ही करते हैं। तभी डीमन लॉर्ड आगे बढ़ता है और अपने एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को काट डालता है। एलिस को मर्लिन से नफरत है, पर वो ये मानती है कि वो बंदा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्मूथली रॉ करते हुए जल्द ही ब्राइट कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर लैंड करते हैं। मर्लिन तुरंत एलिस को अपने नौकरानी के पोस्ट से निकाल देता है। उसकी नज़र शुरू से ही उसके महंगे आर्मर्स पे थी तो वो उसे लूट लेता है। डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि ये उसका कॉम्पनसेशन है उसकी जान बचाने का। वो हंसते हंसते भाग जाता है और एलिस बस गुस्से में गालियां देती रह जाती है। डार्क कॉन्टिनेंट में लिलिथ आराम से केक एंजॉय कर रही होती है और अपने बेकार भाई के बारे में सोचती है। उसे पूरा भरोसा है कि वो ह्यूमन किंगडम तक पहुंच चुका होगा, पर वो कितनी देर तक टिक पाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरी तरफ एलिस को हीरोस रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि उसकी इनकम्पेटेंस की वजह से उसके आर्मी का सफाया हो गया था। इस वजह से उस पर ट्रायल चला और उससे हीरो का टाइटल छीन लिया गया और 50 मिलियन गोल्ड कॉइन का फाइन लगाया गया क्योंकि उसने जो मिथिल आर्मर रेंट पर लिया था उसने उसे खो दिया। एलिस समझाने की कोशिश करती है कि डीमन किंग उसका आर्मर लूट ले गया था, पर जज उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और तुरंत उस पर फाइन लगा दिया जाता है। 1 साल बाद एलिस अब एक एडवेंचरर बन चुकी है और वो मिशंस कंप्लीट करती है अपना कर्ज चुकाने के लिए। इस वक्त वो एक शिप पर है और रेड बियर्ड पायरेट्स का सामना कर रही है। पायरेट ब्रदर्स का सामना हो रहा है और एलिस का ऑब्जेक्टिव है एक मेयर की बेटी को रेस्क्यू करना। लेकिन शिप का कैप्टन हैरान है कि सिर्फ एक इलाइट लेवल की वॉरियर कैसे एक होली लेवल ओवरलॉर्ड से लड़ने का सोच सकती है। पायरेट्स अपने अटैक से एलिस को पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम करने के लिए वो डिटर्मिनेट है। जब क्रिमिनल भाई लोग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी मर्लिन एक धमाकेदार एंट्री मार कर आता है। उसने सुना था कि यहाँ 2 होली टायर्ड वॉरियर्स हैं, इसीलिए वो भी देखने आ गया। एलिस उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो उसके पीठ की तरफ है, लेकिन वो इस मिस्टीरियस वॉरियर से काफी इम्प्रेस हो जाती है।
पायरेट ब्रदर्स भी जल्दी से रिकवर कर लेते हैं और मर्लिन पर अटैक करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्विंग में डीमन लॉर्ड उन दोनों को काट डालता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके शॉकवेव से नेवी के सारे बैकअप शिप्स भी तबाह हो जाता है, जो कि एलेक्स की हेल्प के लिए आ रहे थे। लेकिन डीमन लॉर्ड को कलेक्टरल डैमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ये जीत का मतलब है कि अब उसकी कर्ज की चिंता 3 महीने तक नहीं रहेगी। एलिस इस नेमलेस चैट मतलब इस मिस्टीरियस वॉरियर से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। जैसे ही वो उसके पास आने लगती है, मर्लिन तुरंत वहाँ से निकल लेता है। बाद में बेला नाम की एक न्यूज रिपोर्टर इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करती है। ये रिवील होता है कि डीमन लॉर्ड को अब लोग नाइट ब्लेड कह रहे हैं और क्वीन ने उसके सर पर बाउंटी रखा है क्योंकि उसने पूरे फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एलिस से भी इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि वो वहाँ पर एक गवाह के तौर पे थी, लेकिन इंटरव्यू में वो पूरी तरह एक फैन गर्ल मोड में चली जाती है और ओपनली बोलती है कि नाइट ब्लेड कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक चैंपियन है जिसने रेड बियर्ड पायरेट्स को हराया है। हफ्ते बाद भी उसका शर्मिंदगी भरा इंटरव्यू टीवी पर चलता रहता है, जो कि उसको काफी इरिटेट भी करता है। दूसरी तरफ एलिस अपना गोल्ड काउंट कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि उसने अपना पहला 10,000 गोल्ड सेव कर लिया है, तो वो खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की होती है, क्योंकि उसे याद आता है कि अभी भी उसका कर्जा कितना बड़ा है और गुस्से में डीमन लॉर्ड को गालियां देती है क्योंकि उसने उसकी रेपुटेशन खराब कर दी और साथ ही साथ उसे हमेशा के लिए कर्जे में भी डाल दिया। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि क्वेस्ट कंप्लीट करो और पैसे कमाओ। एलिस का कॉन्टैक्ट टेबल पर गिर जाता है और उस पर एक वांटेड पोस्टर चिपक जाता है। ध्यान से देखती है कि एक क्रिमिनल पर 5,000 गोल्ड कॉइन का बाउंटी लगा है, सिर्फ खाना खा के बिना पे किए भागने के लिए। एलिस सोचती है कि इस बंदे ने कितने फ्री के खाने उड़ाए होंगे कि इस पर इतनी बड़ी बाउंटी लगी है। फिर उसकी नजर पोस्टर पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये बंदा मर्लिन जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर वो तुरंत इस पॉसिबिलिटी को डिसमिस कर देती है क्योंकि इतना पावरफुल डीमन लॉर्ड एक फ्री लोडर कैसे हो सकता है। एलिस जल्दी से कैरेज पकड़ने के लिए दौड़ती है जिससे वो उस जगह पर पहुंच सके जहां पर उसका टारगेट गया है। आइकॉनिक तरीके से वो नाइट ब्लेड का फोटो हक करती है और फिर डीमन लॉर्ड को गालियां देती है। इसी बीच मर्लिन खुश होता है कि उसका नाम वांटेड क्रिमिनल्स में से आ गया है और अभी वो एक फगडिम बन चुका है सिर्फ एक ही साल में। लेकिन उसको अपनी बाउंटी से कोई खास इम्प्रेस नहीं लग रहा क्योंकि उसके स्टेटस और पावर के हिसाब से ये काफी कम है। उसका पेट जोर से गुर्राता है और वो अपने वांटेड पोस्टर को देखते हुए सोचता है, यार पैसे खत्म हो गए हैं। पता चलता है कि उसने मिथिल आर्मर बेच के जो पैसे कमाया था वो सिर्फ कुछ ही महीनों में उड़ा दिया लड़कियों को इम्प्रेस करने में और राजा की तरह खाना खाने में। उसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं बचे, तभी उसे फ्री लोडर डिक्लेयर कर दिया गया। अभी वो शिकायत करता हुआ चल रहा होता है जब उसकी नजर दूर एक टाउन पर पड़ती है। वो एक्साइटेड हो जाता है कि अब उसे अच्छा खाना मिलेगा, जो कि काफ़ी सस्पिशियस लगता है क्योंकि उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम और आगे बढ़ाता है, थेप्स उस पर एम्बुश कर देते हैं। मर्लिन उन्हें बताता है कि उसके पास लूटने लायक कुछ भी नहीं है, बल्कि वो उनसे खुद खाने को मांग रहा है। लोग अपनी नाइफ स्किल दिखाते हैं, जैसे कि नाइफ से एप्पल छीलकर उसे इंटीमेट करना। वो उसकी तलवार छीनने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन मर्लिन तुरंत लीडर का पोजीशन शिफ्ट करता है और उसे एक ही स्ट्राइक में काट डालता है। इतना पावरफुल अटैक के पीछे का पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। डीमन लॉर्ड बताता है कि उससे पहले ही समझ में आ गया था कि ये लोग गॉब्लिन्स हैं। कि गॉब्लिन सर्वाइवर भागता है अपने बॉस के पास और उसे पूरी कहानी बताता है। बॉस खुश होता है क्योंकि इसका मतलब है कि ह्यूमंस ने शांति का समझौता तोड़ दिया। गॉब्लिन का एक मेज कंफर्म करता है कि ह्यूमंस उनकी ट्रिक में फंस गए हैं। बॉस ऑर्डर देता है कि अब टाउन पर अटैक और लूटमार शुरू करनी है। बाकी गॉब्लिन्स अपने किंग के लिए चीयर करते हैं और वॉर के लिए हाइप क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ डार्क कॉन्टिनेंट में लिलिथ एक लेटर रिसीव करती है जो उसके बड़े भाई ने भेजा है। उस लेटर में लिखा है कि वो एक रॉयल लाइफ जी रहा है, लेकिन लिलिथ तुरंत समझ जाती है कि ये सब झूठ है। उसका भाई पक्का स्ट्रगल कर रहा होगा। ह्यूमन वर्ल्ड में मर्लिन फाइनली टाउन में पहुंचता है और एक ट्रैवल में चला जाता है
वहाँ वो खाना ऑर्डर करता है, लेकिन उसका सामना एक प्रोफेशनल फाइटर से होता है। फ्री में खाना खाने वाले को सबक सिखाने के लिए हायर किया गया है। डीमन लॉर्ड उसे आराम से हरा देता है, पर तभी टेबल का ओनर उसे पहचान देता है कि ये तो द फगटिव है। तो शायद से मैं ये नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, तो शायद कुछ ऐसा ही है फगटिव टाइप का। द फगटिव जो बिना पैसे दिए खाना खाना पसंद करता है। उसके आने की खबर पूरे टावेन में फैल जाती है। टावेन का ओनर सबको वार्न कर देता है कि वो फ्री लोडर आ गया है और सब लोग मर्लिन को गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे वो हॉस्टाइल एरिया से निकलने में मजबूर हो जाता है। डीमन लॉर्ड टाउन के एक अलग हिस्से में पहुंचता है, जहां उसका टकराव हेनरी से होता है। पहले तो मर्लिन समझता है कि लड़का उससे पंगा लेने आया है, इसलिए वो एक डिफेंसिव स्टांस ले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ हेनरी तो सिर्फ उसे एक स्ट्रीट परफॉर्मर समझ रहा होता है जो कि कुछ कूल दिखाएगा। लड़का इस परफॉर्मेंस के लिए पैसा देने को भी रेडी है। ये सुनकर मर्लिन एक प्ले अलोंग करता है, क्योंकि उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा। मर्लिन अपनी फिंगर से एक छोटी सी अटैक का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, लेकिन हेनरी इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उसने तलवार नहीं निकाली। लड़का पैसे देने को मना कर देता है, जो कि मर्लिन को इरिटेट करता है। डीमन लॉर्ड गुस्से में उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर जमीन पर गिरा देता है। हेनरी शॉक में अपनी जगह पर गिर जाता है, दिल टूटने के दुख में घुटनों पर आ जाता है और मर्लिन को क्लासलेस कहकर बुलाता है। लेकिन मर्लिन वहां से चला जाता है जैसे कि उसने एक छोटी सी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन दूसरी तरफ एलिस की कैरेज फाइनली टाउन में अराइव होती है। उसके साथ और भी एडवेंचरस आए होते हैं, जो एक्स हीरो के साथ ट्रैवल करके काफी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। एक हीलर एलिस से पूछती है कि उसकी हीरो की रैंक क्यों छीन ली गई, लेकिन एलिस जवाब भी नहीं दे पाती। तभी एक बुक सेलर एक नोवेल का अनाउंस करता है। ये नोवेल फर्स्ट डीमन किंग और एलिस के फॉरबिडन लव स्टोरी का रिवील करती है। पार्टी शॉक हो जाती है इस डिस्क्लोजर से। बात और बिगड़ जाती है जब एलिस को पता चलता है कि इसमें उसके पिछले कैप्टन की फेलियर और उसके डीमन लॉर्ड का स्लेव बनने का भी राज खुल गया है। हीलर बिना बुक पढ़े ही उसकी कहानी पर विश्वास कर लेती है, जो कि एलिस को और भी इरिटेट कर देता है। जब एलिस को पता चलता है कि इस बुक की 5 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी है, वो लिटरली शॉक में जमीन पर गिर जाती है। पार्टी उसके ड्रामेटिक बिहेवियर को इग्नोर करके अपने असली मिशन पर ध्यान देती है। एरिया में हो रही चोरी के केसेस डिस्कस होता है और उन्हें ये बैंडेट्स को ढूंढना है। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। रिवील होता है कि लीडर और हीलर की शादी होने वाली है। ये उनका लास्ट क्वेस्ट है रिक्वायरमेंट से पहले। इसके बाद वो अपने होम टाउन में एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। एलिस इस बात से थोड़ी सॉल्टी फील करती है, क्योंकि अब तक उसका अपना लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ है। पार्टी उसको गुड लक विश करके चली जाती है, क्योंकि वो बैंडेट्स के केव की तरफ जा रहे होते हैं। एलिस अपना ध्यान फिर से फ्री लोडर को ढूंढने पर लगाती है। इस बीच मर्लिन एक इन में पहुंचता है, जहां वो खाना खाता है, लेकिन फिर वो बिना पे किए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इन की मालिक मार्था उसे पकड़ लेती है। तभी मर्लिन एक नया झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि वो यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करने आया है, जबकि उसने सिर्फ हेल्प वांटेड का साइन देखकर ये कहानी बनाई होती है। लेकिन मार्था को डाउट होता है कि वो इस बंदे को जॉब दे भी या नहीं। जो बिना पैसे दिए खाना खाना चाहता है, उसका नया प्लान सुरक्षा में है। मर्लिन अपने बेस्ट रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और अपनी क्रेडेंटियल के बारे में बात करता है, लेकिन मार्था सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसके पास ऐसा कौन सा स्किल है जो इनमें काम आएगी। मर्लिन एक पॉप स्टार लेवल का परफॉर्मेंस देता है, जो ओनर और कस्टमर दोनों को इम्प्रेस कर देता है। उसे जॉब देने का फैसला करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड तब शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका वेज सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन होगा। हाँ, उसको बेवरेज पर 50% कमीशन मिलेगा, लेकिन फिर भी ये उसके लिए एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। मार्था उसे बताती है कि उनका इन रात को फीमेल कस्टमर के लिए भर जाता है और मर्लिन तुरंत समझ जाता है कि उसको लड़कियों के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस करना होगा सेल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन मार्था अभी तक भूला नहीं है कि यह बंदा बिना पे किए निकलने वाला था। वो उसके पहले वाले खाने के पैसे भी उसके सैलरी से काटने वाला है। और तभी होती है हेनरी की और रिवील होता है कि मार्था हेनरी की माँ है। लड़का तुरंत मर्लिन को कॉल आउट करता है
और मार्था उसको डांटने लगती है। मर्लिन जानता था कि उसने लड़के के साथ बुरा किया है, इसलिए वो हेनरी की डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करता है। मार्था अपने बेटे को कह देती है कि वो न्यू कमर को अपने कमरे तक ले जाए। जैसे ये दोनों अकेले होते हैं, डीमन लॉर्ड अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो नाइट ब्लेड है, लेकिन हेनरी सुनते ही ऑफेंड हो जाता है। उसे लगता है कि ये एक मजाक है और गुस्से में वो मर्लिन को किक मारकर एक कमरे में गिरा देता है। और दूसरी तरफ एडवेंचरस पार्टी गॉब्लिन के साथ फाइट में फंस चुकी है। उनको चारों तरफ से गिरा लिया गया। हीलर घायल लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा है। सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है, लेकिन पार्टी हार नहीं मानती और एक लास्ट असॉल्ट करने का फैसला करती है। तभी सीन में एंट्री होती है JJL की। ये एक पावरफुल गॉब्लिन मेज है जो अपने मैजिक से इन सबको रोकने आया है। पार्टी का लीडर अपने फियांसे की जान बचाने के लिए गॉब्लिन मेज के सामने प्लेट करता है और वो कुछ भी करने को तैयार है, सिर्फ इस कंडीशन पर कि उसके फियांसे को छोड़ दिया जाए। वापस इनमें मर्लिन अपनी पहली शिफ्ट शुरू करता है, लेकिन मेल कस्टमर को उसकी सर्विस पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कस्टमर के पीछे बैठकर अपनी पावर से उनको खाना भेज रहा होता है। लेकिन जैसे फीमेल कस्टमर आते हैं, ये तुरंत उठता है और उन्हें फुल VIP ट्रीटमेंट देता है। कस्टमर जो चाहते हैं मर्लिन वो सब कुछ डिलीवर कर, वो इवन कुछ लड़कों को फ्री केक का लालच देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है और अपनी बॉय बैंड स्माइल का भी फुल यूज करता है। एक लड़का अपने डेट को फोर्स करता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तब तक मर्लिन अपने परफॉर्मेंस से सारी लड़कियों का ध्यान खींच चुका होता है। लड़कियां एक्साइटेड फैन गर्ल की तरह चिल्लाने लगती है और गुस्से में लड़के कसम खाते हैं कि वो दोबारा इस इन में कभी नहीं आएंगे। मार्था बाद में अपने सेल्स रिकॉर्ड चेक करती है और देखती है कि उनकी कमाई अचानक से बहुत बढ़ गई है। मर्लिन सोचता है कि काश ये बात डीमन एल्डर्स सुन पाते, ताकि उन्हें पता चलता कि उनका छोटा सा डीमन अब दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर बन चुका है। मार्था इतनी इम्प्रेस है कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने का प्लान करती है ताकि और भी ज्यादा फीमेल कस्टमर आए। लेकिन मर्लिन तुरंत टेंशन में आ जाता है कि अगर ये न्यूज़ डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए वो भाई फुल रीज मोड में आके मार्था को पटाता है और उसे समझाने लगता है कि ये न्यूज़ पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। हेनरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये आदमी उसके मदर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। वो मर्लिन को वार्निंग देता है कि अगर उसने हद पार की तो वो अपने बेबी पंच से उसका काम तमाम कर देगा। फिर गुस्से में वो स्टॉर्म ऑफ कर जाता है और एक पेड़ में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। वहीं पर एलिस उसकी आवाज सुन लेती है। एलिस तुरंत हेनरी के पास जाकर पूछती है कि वो किस वुमन की बात कर रहा है। But she doubts that this guy is her target when the lad outlines how this new worker has used his charm to make half a year of sales in a couple of days. सेल्स बना चुका है। एलिस को थोड़ी और क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन फिर भी उसे शक है कि ये उसका टारगेट हो सकता है या नहीं। तभी उनका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होता है जब टाउन के कुछ मर्द गुस्से में आकर कंप्लेन करने लगते हैं। उनका कहना है कि उनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स सिर्फ इस इन में अपने पैसे उड़ा रहे हैं और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, मर्लिन। ये सुन के एलिस थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन जब टाउन के लोग उसको पैसे ऑफर करते हैं मर्लिन से निपटने के लिए, तब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। एलिस फाइनली इन तक पहुंचती है। तभी एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस चल रही होती है। वो स्टेज पर खड़े लड़के को देखती है और तुरंत अपने दिमाग में उसकी कंपैरिजन करने लगती है। एलिस वांटेड पोस्टर से फेस कंपेयर करती है और मैच हो जाता है। वो चुपके से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तभी एक स्पॉटलाइट उस पर आ जाती है। मर्लिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। एलिस को लगता है कि उसको कैप्चर किया जा रहा है, इसलिए वो अटैक कर देती है, पर डीमन लॉर्ड इजीली डॉज करता है और पूरा सीन एक एलिजेंट डांस जैसा लग रहा है। ये देख के वहाँ बैठी लड़कियाँ और भी फिदा हो जाती है। भी एलिस की स्वॉट का एक गलती से स्विंग होता है जो सीधा जाके मर्लिन का मास्क हटा देता है। वो तुरंत शॉक में जम जाती है। उसको समझ में आता है कि वो डांस कर रही है खुद डीमन लॉर्ड के साथ। लेकिन शॉक सिर्फ 1 सेकंड तक रहता है, फिर उसकी रेज एक्टिवेट हो जाती है
वो बिना किसी हेसिटेशन के मर्लिन की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड स्मूथ डॉज और वेविंग करता है जब तक एलिस एक्सीडेंटली अपनी स्वॉर्ड स्टेज में अटका नहीं देती। उसे में चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके कंप्लेंट का मीनिंग क्राउड कुछ गलत ही समझ लेती है। सारी लड़कियां मर्लिन को घूरती है जैसे वो कोई बुरा आदमी हो। डीमन लॉर्ड तुरंत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी ऑडियंस ऑलरेडी अपना माइंड बना चुकी है। शो के बाद मार्था अपसेट होकर एलिस को चाय पिलाती है। वो मर्लिन को फोर्स करती है कि वो माफी मांगे। लॉर्ड सिर्फ एक बात का दुख मना रहा है कि उसके सारे टिप्स बर्बाद हो गए। एलिस फिर उससे चोरी की गई मिथिल आर्मर के बारे में सवाल करती है। मर्लिन कैजुअली बता देता है कि उसने वो आर्मर बेच दी थी, उसके बदले उसको मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन मिले थे, लेकिन वो पैसे सिर्फ कुछ महीनों में खर्च हो गए। एलिस लिटरली डिप्रेशन में चली जाती है। वो सोचती है कि इतने बड़े पैसे का अमाउंट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। वो चाहती है कि वो अभी के अभी उसको अरेस्ट कर ले, लेकिन सच तो ये है कि वो अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो डीमन लॉर्ड को हरा सके। दूसरी तरफ हेनरी फ्रस्ट्रेशन में टाउन गेट के पास चला जाता है। उसको कोमैन मतलब डीमन लॉर्ड के साथ एक सेकंड भी नहीं बैठना। वहाँ गार्ड उसको वार्न करते हैं कि रात होने से पहले घर वापस चला जाए। Inside the gate catches their attention. It is the party leader pleading for them to open him. वो चिल्लाता है कि उसे अंदर आने दो, लेकिन गार्ड हेसिटेट करते हैं क्योंकि रात में गेट ओपन करना रूल के खिलाफ है। लेकिन लीडर घबरा के बोलता है कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है। तभी पेड़ के पीछे से गॉब्लिन एकदम से निकलता है और टाउन में घुसपैठ कर देता है। पार्टी लीडर रिपीटली माफी मांगता है अपने बिट्रेयल के लिए। वो गॉब्लिन मेज से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फियांसे को वापस दे दिया जाए, लेकिन बदले में एक ही रिप्लाई आता है, एक फायरवॉल उसके फेस पर। और मुझे लगता है कि उसको नो का आंसर मिल गया है। गॉब्लिन मेज तुरंत ऑर्डर देता है कि टाउन को लूट लो और सिविलियंस को कैप्चर करो। हेनरी ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसको चुपके से एक जगह छुपना ही सेफ लगता है। इसी बीच एलिस गुस्से में इनसे बाहर निकल जाती है। उसको अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक डीमन किंग सिर्फ फ्री लोड डांसर बनने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। उसने अपना मिशन ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया क्योंकि एक डीमन लॉर्ड को पकड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक होप अभी भी है। वो साइलेंटली विश करती है कि वो नाइट ब्लेड से फिर से मिल सके। वो अपने रांट में बिजी होती है जब तक उसकी नजर नहीं पड़ती टाउन में चल रही लड़ाई और आग की तरफ। दूसरी तरफ मर्लिन अपनी ड्यूटी पर होता है जब एकदम से गॉब्लिन अंदर घुस जाते हैं। वो कैजुअली उनका वेलकम करता है जैसे नए कस्टमर आए हो, लेकिन जैसे ही वो गॉब्लिन अनाउंस करते हैं कि उन्होंने पूरे टाउन का कंट्रोल ले लिया, तब उसको समझ में आता है कि ये कस्टमर नहीं दुश्मन है। इनकी सारी लड़कियां डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड एक ही स्विफ्ट किक में गॉब्लिन को हरा देता है। मार्था सोचती है कि ये क्रिएचर सिटी में आए कैसे। याद आता है कि हेनरी अभी तक घर नहीं लौटा। वो बिना कुछ सोचे उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी और भी गॉब्लिन अंदर घुस जाते हैं। मर्लिन कैजुअली एक ब्रूम उठा लेता है और उसको स्वॉर्ड की तरह यूज करने लगता है। वो गॉब्लिन को हरा भी देता है और साथ में लड़कियों को खाना सर्व भी कर देता है। फिर वो इनको छोड़कर मार्था की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मार्था भीड़ में घुस के अपने बेटे हेनरी को ढूंढ रही होती है। तभी एक आदमी उसको बताता है कि हेनरी टाउन गेट के पास था। ये सुनकर वो तुरंत गेट की तरफ भागती है। और इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। और आई नो कि ये एनिमे काफ़ी बोरिंग है, पर चिंता मत लो, नेक्स्ट एनिमे जो मैं ला रहा हूँ वो काफ़ी धांसू है। और मेरे भाइयों पता है वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, पर बुरा मत मानो, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब कुछ इम्प्रूव कर दूंगा। तो मेरे भाइयों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाय।